गुड मॉर्निंग गाइस। आज से हम 12th क्लास का नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इको, अकाउंट एंड बिजनेस। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इको, और इको का चैप्टर फर्स्ट है हमारा मनी। तो आज हम मनी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मनी? मनी हमारा चैप्टर है। अब व्हाट इज मनी? मनी क्या होती है? हर किसी को पता होता है कि मनी क्या होती है। मनी एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, चाहे नोट हो चाहे कॉइन हो। वो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब इसको अगर इंग्लिश में, इको में अगर इसको ढंग से डिफाइन करा जाए तो डेफिनेशन बनेगी, मनी कैन बी एनीथिंग, नोट या कॉइन, विच कैन कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको लिख देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। मनी कैन बी एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, नोट या कॉइन। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पत्थर लो और जाके आप दुकानदार को बेचो, तो दुकानदार भी नहीं लेगा। वो हमारे सिस्टम में नहीं चलता। हमारे सिस्टम में है नोट, कॉइन, चेक। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, नोट, कॉइन या चेक। तो विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप नोट लो, कॉइन लो, आप जाकर के दे आओ राशन की दुकान पे, वहां से आप राशन ले आओ, वो आपको दे देगा, क्योंकि ये कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है नोट। नोट अब आपकी भी जेब में होंगे, कॉइन आपकी भी जेब में होंगे, चेक अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आपके पास चेक भी होगा। तो ये होता है हमारा मनी। व्हाट इज मनी? सिंपली देखा जाए तो एक तो कंपोनेंट है नोट, कॉइन या चेक। तो ये होता है हमारा मनी। अब ये इसका सिंपल सा एक इजी सा फॉर्मेशन हो गया। व्हाट इज मनी? मनी कैन बी एनीथिंग, नोट, कॉइन, व्हिच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, नोट, कॉइन या चेक। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी कितने टाइप की होती है, फॉर्म्स ऑफ। पहली आती है फिट मनी या लीगल टेंडर मनी। ये लीगल टेंडर मनी इसको क्यों कहते हैं वो भी बताता हूँ। ये एक मनी है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा गया है। इट इज द मनी विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड नो वन कैन रिफ्यूज इट टू टेक इट। इसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। अब बताता हूँ। अब अगर कोई भी इसको अगर लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ आप एक लीगल एक्शन ले सकते हो, इसलिए इसको लीगल टेंडर मनी कहा गया है। अब इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, इट इज द मनी which is ordered by गवर्नमेंट। इसको आप ऑर्डर कह लो, इशू कह लो, जो मर्जी कह लो। ये मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी गई करेंसी होती है, और कोई भी इसको लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता। और अगर इसको कोई लेने से रिफ्यूज कर देता है तो आप उसके खिलाफ आप एक लीगल एक्शन ले सकते हो, ये आपका राइट है। अब सेकंड फॉर्म्स ऑफ मनी में आता है फेडरेटरी मनी। अब फेडरेटरी मनी क्या होती है? ये एक टाइप का चेक होता है। इट इज अ टाइप ऑफ चेक विच इज बेस्ड बिटवीन ट्रस्ट ऑफ पे एंड पेयर। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ मनी विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट बिटवीन पे एंड पेयर। अब पे और पेयर क्या होता है वो आपको अकाउंट में अच्छे से समझा दिया जाएगा। इट इज अ टाइप
money which is based on trust between pay and पेयर। ये एक ट्रस्ट होता है जो पेई और पेयर के बीच में होता है। अब आप एक ऐसी दुकान पे जाओ जिसको आप जानते हो और अब वहां से आपने 10,000 की शॉपिंग करी, सिंपली फॉर एग्जाम्पल आपने वहां से 10,000 की शॉपिंग करी और आपने उसको दिया चेक, तो वो आपसे चेक ले लेगा क्योंकि वो कहेगा मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे चेक ले लेता हूँ। अगर बाई चांस अगर चेक बाउंस हो जाता है तो वो सीधा आपके पास आएगा, ठीक है। और अगर आप किसी एक ऐसी दुकान पे जाते हो जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते और आप उससे अगर आप 10,000 की शॉपिंग करते हो और आप उसको चेक देते हो तो वो आपसे चेक लेगा ही नहीं। वो कहेगा कि अगर ये आपका चेक बाउंस हो गया तो मैं किसके पास जाऊंगा, तो इसलिए आपसे चेक नहीं लेगा। ये इसलिए ये ट्रस्ट पे डिपेंड होता है, पे एंड पेयर पे। और इसको और अगर कोई भी दुकानदार अगर इसको लेने से मना कर देता है तो आप उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन आप नहीं ले सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल में भी है। इसकी थर्ड फॉर्म आती है फुल बॉडी मनी। ये 10 रुपए का सिक्का है मानो, ठीक है। ये पुराने जमाने के जैसे गोल्ड चांदी उस समय जैसे सिक्के चलते थे अलॉय के, ये उस समय का सिक्का है। ये अंदर की वैल्यू होगी इसकी फेस वैल्यू और बाहर की क्या होगी कमोडिटी वैल्यू। ये होगी इसकी कमोडिटी वैल्यू, ये होगी इसकी फेस वैल्यू। अब अगर आप इसमें से ये 10 रुपए आप अगर मिटा देते हैं, ये इसमें से अगर मैं 10 रुपए मैं मिटा दूं ये सिक्का तब भी उतने में ही जाएगा जितनी इसकी वैल्यू थी। तो इसको लिखा जाता है फेस वैल्यू इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू। ये सिक्का उतने में ही जाएगा। अब इसके फोर्थ पॉइंट आता है क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी क्या होती है, क्रेडिट मनी, व्हाट इज क्रेडिट मनी। अब यही सिक्का है 10 रुपए का, ठीक है। अब अगर ये मैं इसमें से मैं सिक्का 10 मैंने मिटा दिया तो क्या अब ये सिक्का 10 रुपए में जाएगा। अब आपके जेब में एक 10 रुपए का सिक्का होगा, उस पर से आप अगर 10 रुपए आप मिटा दो तो क्या वो 10 रुपए में जाएगा, कोई भी दुकानदार उसको लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा क्योंकि उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है जो उसमें लिखा है। इसलिए इसका फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। सिंपली अगर इसको डिफाइन करा जाए तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है कि ये 10 रुपए आप अगर मिटा देते हो तो हर कोई इसको खोटा सिक्का कहेगा, कोई भी इसको नहीं लेगा, ये सिक्का कहीं भी नहीं चलेगा आपका। इसलिए इसकी फेस वैल्यू बड़ी लिखी जाती है। आपने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम, आपने अपनी एसएसटी में पढ़ा होगा 6th 7th 8th 9th 10th कहीं तो पढ़ा होगा आपने बार्टर सिस्टम, और अब इसको अच्छे से जानते होंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखोगे बोर्ड में तो आप क्या क्या लिखोगे, एक सिस्टम एडजस्टेड था उस समय की इकोनॉमी में कि गुड्स के बदले एक्सचेंज होंगे। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन भी आती होगी। तो अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है सीसी कॉन्सेप्ट। क्या है सीसी कॉन्सेप्ट। अब सीसी कॉन्सेप्ट क्या है, ये है सीसी कॉन्सेप्ट कमोडिटी टू कमोडिटी कॉन्सेप्ट, कमोडिटी टू कमोडिटी कॉन्सेप्ट। अब कमोडिटी टू कमोडिटी कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने का मतलब क्या है, ये कहना तो वही चाह रहे हैं कि गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, और उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि आपका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है तो इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया, इसलिए ये हो गया कमोडिटी टू कमोडिटी कॉन्सेप्ट। अब इसकी हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, लिमिटेशंस पहले आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये इसकी सबसे पहली लिमिटेशन आती है। अब इस लिमिटेशन में क्या है, ये लिमिटेशन आपसे सिंपली ये कहना चाह रही है कि आप बार्टर सिस्टम का मानो रूल है, अब एक राम है सैम, ये दो पर्सन अलग अलग है। ये लिमिटेशन हमसे कह रही है कि राम के पास
वीट है और इसके पास राइस है। अब राम को चाहिए राइस और सैम को चाहिए वीट। क्या राम के पास वीट है और सैम के पास राइस है, और राम को चाहिए राइस, सैम को चाहिए वीट। तो ये दोनों सिंपली एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि इनकी वांट्स अगर पूरी हो जाएंगी तो ये लोग इसको एक्सचेंज कर लेंगे। ये कह रहा है कि आपको उस समय उस बंदे को ढूंढना होता था जिसको आप सामान अपना एक्सचेंज करके आप दूसरा सामान ले सको। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब इसको अगर वैसे बोला जाए तो ये होगा, इट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम दैट अ पर्सन हैव टू सर्च अ पर्सन हु कैन एक्सचेंज द मटेरियल विद हिम। इसकी सिंपल लिमिटेशंस होती हैं। इसकी सेकंड लिमिटेशंस पे आते हैं। इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या होगी? लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। अब इसमें मेजरमेंट कैसे होगा? बार्टर सिस्टम में ना कोई करेंसी थी ना कुछ था, तो इसका मेजरमेंट कैसे होगा? अब मानो मुझे 1 kg राइस चाहिए। केजी क्या चाहिए मुझे? राइस। अब मेरे पास एक बकरी है, मेरे पास कुछ एक्सचेंज करने के लिए नहीं है, तो मैं बकरी का कान काट के थोड़ी ना दूंगा उसको कि भाई बकरी है मेरे पास, मुझे राइस नहीं है, ले मेरी बकरी का कान ले जा। ऐसा नहीं होता, उस समय होता ही नहीं था। तो ये उस समय मेजर ऑफ वैल्यू भी होती नहीं थी। तो उन्होंने कुछ सिस्टम ऐसा लगाया कि 1 कार इक्वल्स टू 2 हॉर्सेस, 1 बाइक इक्वल्स टू 1 डायमंड। तो ये उन्होंने सिस्टम को ऐसा लगाया कि मतलब इसकी वैल्यू उसके बराबर होगी, तो उन्होंने सिस्टम को ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब इसकी अगर थर्ड लिमिटेशंस पे जाएं तो इसकी आती है लैक ऑफ लोन, मतलब लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट, लैक ऑफ लोन। आप पैसे समझ लो इसको। लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट क्या होती है? व्हाट इज लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट? लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट, अब मानो मुझे एक राम को, चलो राम है और क्या सैम, ठीक है। अब राम को 1 kg राइस चाहिए, वो गया सैम के पास। अब सैम ने उसको कहा ठीक है आप मुझसे 1 kg राइस ले लो, और अब मुझे 1 मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ आप मुझे वही सेम क्वालिटी का और 2 kg राइस आप मुझे वापस करोगे वही सेम क्वालिटी का। तो अब तो ये राम के लिए मुश्किल होगा कि वो ये कहां से लाएगा, तो इसलिए लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट होती थी इसमें। इसमें लोन पॉसिबल ही नहीं था। चलो इसकी अब हम आते हैं फोर्थ लिमिटेशन पे। और इसकी फोर्थ लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर। अब ये इससे क्या कैसे समझाना चाह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि आपके पास सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, राइस है, वीट है। अब आप उसको ज़्यादा दिन तक तो आप संभाल के नहीं रख सकते, क्योंकि वीट में जो गेहूं होती है उसमें भी घुन लग जाती है, चावल भी खराब हो ही जाते हैं अगर ज़्यादा टाइम तक पड़े रहें, और सब्जियां भी खराब हो जाती हैं। तो आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, तो उसकी वैल्यू भी गिर जाती थी। तो इसलिए इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू पॉसिबल ही नहीं थी। नो स्टोर ऑफ वैल्यू, इसमें कोई स्टोरेज होती ही नहीं थी। इस सिंपली इसमें स्टोरेज नहीं होती थी। अब अगर हम इसको ऐसे देखें कि मनी में स्टोर ऑफ वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। अब अगर हम मनी में इसकी ये वाली लिमिटेशन लगाएं, ये वाली लिमिटेशन लगाएं, तो वो लग सकती है। हम अगर मनी की बात करते हैं, मनी हमारा जो आज का चल रहा है, क्योंकि बार्टर सिस्टम तो कब से खत्म हो गया, अब मनी चल रहा है। तो अब मनी में देखें लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू है ये बस फ्रूट्स वेजिटेबल्स की होती थी उस समय। अब आप मनी को अब आप बैंक में स्टोर करो, सेफ में रखो, उस पर आप लोन ले सकते हो। आप मनी पे लोन लो, हो सकता है स्टोर हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है, मीजर ऑफ वैल्यू हो सकता है। अब आप किसी को 1000 रुपये दो तो आप उससे वापसी कितने लोगे, 1000 लोगे, या उस पर इंटरेस्ट लगा दोगे। ठीक है, तो ये सब इसमें हो सकता है। ये इसकी थी लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, और ये थे आपके प्रॉफिट। ये मैंने आपको वैसे समझाया, ये बुक में या किसी भी आपको टॉपिक में आपको ये नहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज हमारा मनी चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम कल पढ़ेंगे इसका बैंक, जो बैंकिंग हमारा सेकंड चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे कल। और आपको जो मैंने पढ़ा है आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, आपको प्रॉफिट देंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।